हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोरन की जो आइडेंटिटी थी कि वो डीमन ब्लड लाइन का है, ये रिवील हो चुकी थी। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मोरन को कोई और ना ले जाए। लेकिन फिर भी वो मोरन को अपने सीने से लगा के रखता था, मोरन को फीड भी कराने लगा था। और धीरे धीरे मोरन और उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। विंग जो था ना, वो यहाँ पर मोरन के बालों को सहला रहा था, जो कि थोड़ी देर बाद ही उसकी गोद में सोया हुआ था। विंग प्रेग्नेंट था, उसे कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टी आती थी। यहाँ पर लंजा जल्दी से जल्दी उसके घर आ गया था और मैडम लैन भी उसके पास ही बैठी हुई थी। वह तरीका का खाना लेके आई हुई थी और वो मोरन को उसकी गोद से भी ले लेती हैं। विंग जाकर पहले तो उल्टी करता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद थोड़ा सा भोजन खा लेता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर वो लेट जाता है। मोरन उसके पास ही लेटा हुआ था। वांगची यहाँ पर विंग के चेहरे की हवाइयाँ उड़े हुए देख उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम थोड़े से पेल लग रहे हो, तुम्हारे मुंह पर थोड़ा पीलापन आ गया है, क्या तुम ठीक हो? तब मैडम लैन कहती हैं प्रेगनेंसी में इंसान का मूड स्विंग होता है और तो और उल्टियाँ भी आती हैं, जिसकी वजह से उसे थकावट जल्दी महसूस होती होगी, है ना वेवभूषण? वेवभूषण यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, बस प्यार से हाँ भर देता है, क्योंकि वो इन लोगों को ये सच बताकर कि हमारा जो प्यारा सा मोरन है वो डीमन क्लैन का है, इन लोगों को डराना नहीं चाहता था। और वो खुद भी सोच रहा था कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया और उनके प्यारे से मोरन को उससे दूर कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पर वो यही चीज़ें सोच रहा था कि तभी वांगची कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो, किस सोच में पड़े हुए हो? तुम बहुत देर से, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम किसी सोच में ही हो। तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, या तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बच्चा तुम्हें कोई तंग कर रहा है? यहाँ पर वो मना कर देता है। ऐसे ही कुछ टाइम और बीतने लगता है। वेवभूषण जो था वो अब उसका पेट भी निकल आया गया था, वो 7 महीने प्रेग्नेंट था और यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें खाता रहता था। इवन कितनी बार तो वो लंजा से ऊटपटांग चीज़ों की डिमांड करने लगा था। खट्टी मीठी चटपटी चीज़ें उसके रूम में भरी रहा करती थी और उसके साथ साथ मोरन भी खा खा के थोड़ा सा पेटू हो गया था, जो कि हमेशा अपनी मम्मा के पास बड़े ही प्यार से अपनी गोल मटोल आंखों को लेकर आता था और मम्मा से खाने की चीज़ों की डिमांड करता था। वांगची ने अब मोरन को स्कूल में डलवाने के लिए पूछा था कि वो उसी के गुरुकुल में यहाँ पर मोरन को डलवा दे, लेकिन वेवभूषण कहता है कि जब तक वो बच्चे को डिलीवर नहीं कर देता, मोरन की पढ़ाई अभी से शुरू मत करो। मोरन को फिर कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा, तो क्यों ना एक बार बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद मोरन की पढ़ाई शुरू करवा दी जाए। यहाँ पर लवांगची पहले तो उससे मना करता है, लेकिन फिर उसकी बात को मान जाता है क्योंकि वेवभूषण का प्रेगनेंसी में दिल ही मोरन के साथ लगता था। मोरन उसे सूदिंग फील कराता था और मोरन ही उसके यहाँ पर जब भी दर्द होता था, उल्टी वाला मन होता था, घबराहट होता था, बस एक अपना हाथ उसके माथे पे रखता था और वेवभूषण ठीक हो जाया करता था। इसलिए वेवभूषण को मोरन की बहुत ज़्यादा आदत लग गई थी, जिसे देखते हुए जो हमारा प्यारा मोरन था ना, वो भी अपनी मम्मा की तरह पेटू होता जा रहा था, बहुत खाता था। एक दिन वो लोग अभी यहीं पे क्लाउड रिसर्च के अंदर थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि पास के ही गांव में बहुत ज़्यादा आग लग गई है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। एक्चुअली उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और पास के ही गांव में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और किसी अनजान व्यक्ति ने वहाँ पर थोड़ी सी आग जलाई थी। उन्हें आग में पत्ते जलाने थे, जो कि सूखे पत्ते होते हैं, पर देखते देखते वो पूरे जंगल में बहुत सारी आग लग गई और जंगल में जो लोग वहाँ पर रहा करते थे या कल्टीवेशन के लिए आए हुए थे, ना जाने कितने सारे लोगों का, कल्टीवेटर्स का घर जल गया और उस आग में कितने लोग तबाह हो गए। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि सही टाउन में बाढ़ से प्रेरित लोग जो आए थे वो तो अपने घर के लिए वापस निकल गए, पर जंगल में आग लगने से बहुत सारे कल्टीवेटर्स, जो कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर ठंड रहती है या फिर जहाँ पर थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है, उधर जो लोग कल्टीवेशन के लिए आया करते थे अपनी फैमिली को लेकर, उनमें से बहुत सारे लोगों की फैमिली ख़त्म हो गई है। वेवभूषण का तो दिल ही कांप रहा था, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे, कितने सारे माँ बाप के बच्चे मर गए होंगे, कितने सारे लोगों पे दुख होना होगा। वेवभूषण जो है वो यहाँ पर लवांगची से कहता है कि तुम लोग जाओ, वहाँ पर जितने ज़रूरतमंद के लोग हैं उन्हें औषधि, दवाइयाँ और उन्हें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े
और रहने के लिए बेड, अच्छा पानी, साफ़ चीज़ें मुहैया करवाओ। और एक पूरी डॉक्टर की, लैंड इंपीरियर हीलर्स की एक पूरी की पूरी जो टीम थी, जो कि यहाँ पर औषधियों की यानी कि मेडिकल चीज़ों की प्रिपरेशन किया करती थी, उन्हें देख रेख किया करती थी, उसकी पूरी टीम लैंडसेट से उठाकर वहाँ पर लेके जाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की देखभाल की जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 6 से 7 साल की थी और उसने भी अपने कल्टिवेटर माँ बाप को खो दिया था। इस छोटे से प्यारे से बच्चे का नाम होता है चू वेनिंग, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा भोला था और वो एकदम शांत बैठा हुआ था अपने माँ बाप की लाश के पास। वो बड़े ही प्यार से उसके माँ बाप की लाश को यहाँ पर ढक दिया गया था और उस बच्चे से बार बार पूछा जा रहा था कि तुम्हारे माँ बाप को जलाने से पहले बताओ इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। यहाँ पर चू वेनिंग कहता है कि मैं ही इनका इकलौता बेटा हूँ, मैं ही इनका अंतिम संस्कार करूँगा। फिर वो पंडित उसे लेके जाता है। वो उस छोटे से बच्चे को देखकर उसे बहुत दया आ रही थी। वो कहता है तुम अपने साथ किसी बड़े को भी ले आओ। तो वो कहता है कि मेरे गुरु यहाँ से बहुत दूर रहते हैं और ये मेरे माता पिता, इनका इस दुनिया में कोई और था भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं बाकी किसको जानूं। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, मैं लिन्यान से आया हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि लिन्यान तो यहाँ से बहुत दूर है, छोड़ो मैं ही तुम्हारे साथ सारी चीज़ें करवा देता हूँ। पंडित को उस पर दया आ जाती है और वो उसके साथ मिलकर वो सारे क्रियाक्रम को करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा चू वेनिंग था वो देख रहा था उसके पिता चूशुन की मृत्यु हो गई थी और उसकी माता की भी, और फिर उन्हें मुखा अग्नि देने के बाद यहाँ पर वो बहुत देर तक शमशान घाट पर ही बैठा रहता है और अपने माता पिता को ही देखता रहता है। यहाँ पर जब सारी चीज़ों को देख रेख करने लवांगची और उसके ब्रदर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मैसी हो गई है। चिंगनजुन भी देखते हैं यहाँ पर सारे लोग बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, लेकिन एक ही बचा था जो 2 लाशों के जहाँ पर मुखाग्नि दी गई थी उन दोनों को जलाया जा रहा था, उसके पास में बैठा सिर्फ अपने माता पिता को ही देख रहा था। और ना ही वो बच्चा रो रहा था, बस वो गुमसुम था, जिसे देखकर लवांगची का ध्यान उस बच्चे पे जाता है। वो उस बच्चे के पास जाकर पूछता है तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तो वो बताता है मेरे माता पिता कल्टिवेटर्स थे जो कि इन जंगलों में कल्टिवेशन के लिए आए हुए थे और मेरे माता पिता अब नहीं रहे। वो देखता है कि बच्चे की आंखों में अभी आंसू नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार लग रहा था और चुपचाप कर यहाँ पर बैठा हुआ था अपने माता पिता को अग्नि देने के बाद। लवांगची जो है वो उस बच्चे से कहता है तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आ रही। तो वो बच्चा स्ट्रेट फेस के साथ कहता है मुझे पता है माता पिता चले गए, उन्हें मोक्ष मिल गया, उन्हें इस संसार से मुक्ति मिल गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारा जीवन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है और मैं जानता हूँ कि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति ज़रूर होगी, इसलिए मुझे यहाँ पर उनका मरने का दुख नहीं हो रहा, क्योंकि जब कोई इंसान मरता है तो वो उसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वो परमात्मा का अंश होती है, यानी कि जो अलमाइटी गॉड होता है उसी का अंश हम लोग हैं। और हम अगर हमारी आत्मा का टुकड़ा उनमें जाकर मिल जाता है तो ये इंसान के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे अपने माता पिता के लिए खुशी है कि उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इतनी बड़ी बातें सुनकर लंजा हैरान हो जाता है। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा ऐसी ज्ञान भरी बातें कर रहा है। उन्होंने अच्छे से अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी भयंकर शोक करते हुए देखा है, भयंकर तरीके से रोते हुए देखा है, अपनों के लिए सब कुछ खाना पीना छोड़कर, शुद्ध बुद्ध छोड़कर पागल होते हुए देखा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा इतनी गहरी बात कर गया कि वांगची वहाँ पर कहता है कि तुमने किससे शिक्षा ली है। तो वो कहता है मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली है। एक्चुअली मैंने माता पिता से शिक्षा ली है और उन्होंने एक गुरुजी से शिक्षा ली थी। अब मुझे उनका नाम याद नहीं, परंतु वो बहुत बड़े गुरुजी थे। यहाँ पर लवांगची कहता है तुमने आज इतनी गहरी बातें की हैं जिस वक्त लोग शोक प्रकट करते हैं, दुखी होते हैं और उस वक्त चिंतन में लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल दुख से भरा होता है। मैंने तुम्हारे मुख पर एक भी शिकन नहीं देखी, मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक भी सलवट नहीं देखी और तुम इतनी शांति से अपने माता पिता को देख रहे हो। इससे प्रतीत होता है कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। यहाँ पर चू वेनिंग लवांगची की तरफ देख के कहता है मैं एक योद्धा, एक कल्टीवेटर का बेटा हूँ और इसलिए मेरे अंदर कल्टीवेशन के गुण हैं। लेकिन जो हमारे फैमिली हुआ करती थी वो आत्मा ध्यान किया करती थी, इसलिए मेरे अंदर ऐसे गुण भी हैं जिसकी वजह से मैं आत्मा ध्यान चिंतन में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। मैं यहाँ पर बहुत देर तक मेडिटेट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी इंद्रियों को अभी छोटेपन से ही कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ। ये सुनकर लवांगची उससे बहुत इम्प्रेस होता है।
लवांगची यहाँ पर अपने पिता और भाई से बात करता है कि इस छोटे से बच्चे को वो लोग क्लाउड रिसर्च लेके जाएंगे, जो कि अभी 6 से 7 साल का है, पर इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर कोई आकर इसे क्लेम करना चाहे तो इसे ले जा सकता है, लेकिन तब तक ये क्लाउड रिसर्च में इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं। यहाँ पर क्लाउड रिसर्च में एक फैमिली थी, लेन परिवार, जिनका कोई बच्चा नहीं था। उसकी बीवी को कभी बच्चे होते ही नहीं थे। तब यहाँ पर लेन सुशी के जो चाचा थे वो इस चू वेनिंग को अपने बच्चे की तरह गोद ले लेते हैं और वो लवांगची से कहते हैं, जो कि उन्हीं के साथ वहाँ पर आए हुए थे, कि मेरी कोई औलाद नहीं और ये औलाद बहुत बहुत अच्छी है, ये बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, बिल्कुल लेन सेक्ट के हर बच्चे की तरह चू वेनिंग में भी कूट कूट कर संस्कार भरे हैं। अगर ये बच्चा चाहे तो मैं इसे गोद लेना चाहूँगा। यहाँ पर लवांगची को कोई आपत्ति नहीं थी। शूशी जो था वो भी काफ़ी खुश था कि चू वेनिंग एक तरह से उसका कज़न हो जाएगा। और जो शूशी के चाचा थे वो यहाँ पर बात करते हैं। चिंगन चुन भी हामी भर देते हैं और वो कहते हैं कि पहले तुम मिलकर इस बच्चे के साथ इसके माता पिता की जो भी रीति रिवाज हैं उनको ज़रूर पूरा करना। यहाँ पर वो उस बच्चे से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा, तुम कहाँ पर रहोगे? तो चू वेनिंग कहता है, हमारे में जब तक इंसान अपने माता पिता को तेरवी नहीं कर देता तब तक वो ज़मीन पे ही सोता है। मैं यहीं पे पास में ही अपना बिस्तरा लगाकर ज़मीन पे ही सोऊंगा। तो वो लोग चू वेनिंग से कहते हैं, ज़मीन पे क्यों सोना है? तो वो बताता है कि जब तक हमारे में अंतिम संस्कार और बाकी की क्रियाएं चलती हैं तब तक इंसान को किसी ऊंची चीज़ पे नहीं बैठना चाहिए और लहसुन प्याज मांस मच्छी और किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। चू वेनिंग वैसे भी मीट मच्छी नहीं खाया करता था, वो शुद्ध शाकाहारी था। तो इसलिए वो बताता है कि मैं यहाँ पर पूरे रीति रिवाज के साथ अपने माता पिता को विदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपने माता पिता को विदा करने में उनके भोज में जो जरा सा भी गलती करेंगे, भूल चूक करेंगे या फिर ढंग से उन्हें विदा नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो इस मृत्यु लोक में भटकते रहेंगे, मृत्यु लोक अथवा जिसे प्यार से पृथ्वी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो लेन सेक्ट के जो शूशी के चाचा थे वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को इतना सारा ज्ञान कैसे है। वो उससे पूछते भी हैं कि आखिर बेटा तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? तो चू वेनिंग बताता है कि मैं डेली वेदों को पढ़ता हूँ और ना जाने कितने सारे पुराणों को पढ़ता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि विधि अनुसार ही सबका अंतिम क्रियाकर्म किया जाना चाहिए। मेरे पिता ने भी मुझे यही चीज़ सिखाई थी और जो आज हम दान गरीबों को इस वक्त करते हैं अपने माता पिता और अपने पितरों के नाम का, वो भोजन सच में ही हमारे पितरों को और हमारे बड़ों को लगता है, क्योंकि वो भोजन एक तरह से हम उसका दान अपने पितरों को ही नहीं बल्कि परमात्मा को भी करते हैं। इसलिए मुझे उनकी पूरी उनको विदा करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे शूशी थे उसके अंकल कहते हैं, यानी कि उसके चाचा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी सारी विधि पूर्ण करने के लिए मैं पैसा लगाऊंगा। बेटा क्या तुम मुझे अपना पिता मानोगे? तो यहाँ पर चू वेनिंग कहते हैं कि मेरे कहा जाए तो खून से एक ही पिता हैं, लेकिन इंसान के लिए उसका गुरु भी उसके पिता समान ही होता है और एक इंसान के लिए उसके आने वाले टाइम में उसका जो भी पार्टनर होता है उसका पिता भी उसके पिता समान ही होता है। हमारे लिए एक बैल भी पिता समान ही होता है और जो हमारे गुरु शिक्षक ये सब होते हैं ये भी एक तरह से पिता समान होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी अच्छाई के लिए हमारे जीवन में आते हैं, हमें ज्ञान देके जाते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने का उद्देश्य देके जाते हैं। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप भी मेरे गुरु मेरे पिता समान रहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी प्यारी बातें सुनकर चू वेनिंग के मुँह से यहाँ पर शूशी के जो अंकल थे ना, उनका कभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो हमेशा सोचते थे कि उनका बच्चा होगा ना वो उसे बहुत संस्कारी बनाएंगे, लेन सेक्ट के 3000 रूल सिखाएंगे और उसे बहुत ओबीडियंट बनाएंगे। लेकिन चू वेनिंग को देखकर उनकी आंखें भर आई थी कि एक बच्चा जो कि सिर्फ 6-7 साल का है वो इतनी गहरी डीप बातें कैसे कर सकता है। यहाँ पर चू वेनिंग अपनी बातें ख़त्म करने के बाद अंतर ध्यान यानी कि मेडिटेशन रूप में बैठ जाता है और मेडिटेट करता रहता है। यहाँ पर उसकी इतनी प्यारी इतनी सेंसिबल बातें सुनकर जो यहाँ पर शूशी के चाचा थे वो वापस जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं भी 13 दिन तक इस बच्चे के साथ यहीं रहूँगा। लवांगची को उस बच्चे के लिए बहुत फील हो रहा था, इसलिए वो उस बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो और बाकी भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, उन सबका सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से कराते हैं, सबके लिए वैद्य लाते हैं और उस बच्चे को भी एक वैद्य से जांच करवाते हैं। वो बच्चा अपना पूरी जांच करवाने के बाद पता चलता है कि उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ होगा तब उसकी माँ का ज़्यादा से ज़्यादा खून निकल गया होगा, जिसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है बाकी बच्चों के मुकाबले। लेकिन
वो बच्चा उसकी जो इंटरनल पावर है और उसकी जो इंटरनल चीज़ें हैं, विलिंगनेस है, वो सबसे ऊपर है। ये सुनकर लवांगची को थोड़ी शांति मिलती है। फिर वो धीरे से वापस हमारे विभूषण के पास आ जाता है, जो कि मोरन के साथ बैठा हुआ खूब सारी गिगलिंग कर रहा था। वो यहाँ पर मोरन को अपनी लिखी हुई किताबें भी धीरे धीरे पढ़ाया करता था, उसे अक्षर समझाया करता था। और अब विभूषण के साथ ऐसा था कि वो प्रॉपर तरीके से बोलने शुरू कर चुका था। इसलिए वो अपने पति को बड़े प्यार से देख के कहता है, लंचा तुम आ गए। वो अपने मोटे पेट को लेकर खड़ा हो ही रहा था कि लवांगची उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं खड़े मत हो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर मोरन भी एकदम एक्साइटेड हो जाता है और एकदम से बोलता है, बाबा आप क्या बताना चाहते हैं। मोरन के मुंह से बाबा सुनकर लवांगची को बहुत शांति मिलती थी। एक्चुअली कुछ ही टाइम पहले ही मोरन ने उसे बाबा कहना शुरू किया। जिस दिन विभूषण पूरी तरह से बोलना शुरू हुआ था, उस दिन से मोरन ने भी उसे बाबा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि विभूषण ने कहा था, अगर तुम मुझे मम्मा कहते हो तो लवांगची को बाबा, पिता या फिर एक पिताश्री की उपाधि ज़रूर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मम्मा हूँ तो तुम्हारे पिता वही हैं। तो मोरन ने मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया था और अब लवांगची को बाबा कहना शुरू किया था। देखते हैं जब चुवेनिंग के बारे में इन सबको पता चलेगा तो मोरन कितना क्यूरियस होगा, कितना ज़्यादा एक्साइटेड होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।